हेलो, वेलकम वंस अगेन। आज के लेक्चर में हम लोग को बात करनी है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की। तो प्रोसेस क्या होते हैं ये हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा है। देखो, ऐसा होता है कि कई बार हम रिवर्सिबल प्रोसेस की जो डेफिनीशन जो हम सोचे हुए हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस की ना होकर के साइक्लिक प्रोसेस की होती है। जैसे हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए से जाता है किसी फाइनल पॉइंट बी तक और बी से फिर फाइनल पॉइंट ए तक जाता है, तो जिस दिशा से आया है उसी दिशा में वापस लौट गया। तो इसको हम रिवर्सिबिलिटी के रूप में कई बार सोचते हैं, एक मिसकंसेप्शन के रूप में रहता है। बट ये काफ़ी हद तक साइक्लिक प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, क्यों रिवर्सिबल प्रोसेस को हमें सीखना है, क्यों इनको समझना ज़रूरी है, क्या सच में रिवर्सिबल प्रोसेस यूनिवर्स में होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारा है आज के इस पूरे वीडियो का मोटिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन जरा देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट वेरी स्लोली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्लोली, बहुत धीमे धीमे किया जाता है। किस तरह से? सो दैट all changes occurring in the direct process can be exactly reversed and the system remain almost in a state of equilibrium at all instant। कई सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे डेफिनेशन के अंदर बड़े यूनिक हैं, बहुत ही समझने के लिए लिहाज से ज़रूरी हैं। कि एक तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो तरीके से होगा, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि इनफाइनाइट स्मॉल चेंज हमको यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है बहुत ही स्लो होता है, इस तरह से स्लो होता है कि किसी भी समय हम उसमें थोड़ा सा भी चेंज कर दें तो प्रोसेस की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम किसी समय प्रोसेस को कह रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो एक थोड़ा सा चेंज करके हम उसको उसी समय रिवर्स डायरेक्शन में ला सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम ये पूरा काम कर रहे होंगे तो उस समय हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब है उस समय उसके जो स्टेट इक्वेशंस है या स्टेट वेरिएबल है, जैसे मान लो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है या और जो भी आप यूज करते हो, उनको हम सही सही कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तभी हम उसके स्टेट वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में जब है इसका मतलब ये स्टेट वेरिएबल्स की कुछ वैल्यू इसकी आ चुकी है। अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ अभी डायनेमिक होंगी, चेंज हो रही होंगी। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऐसा चेंज जब हो रहा होता है कि हम किसी भी समय उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, और इस दौरान भी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होता है हर समय। अब ये जो थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि ये मान लो एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है। हम मानते हैं कि फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, मतलब सिलेंडर की दीवारों के बीच में और पिस्टन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। आइडियल सिचुएशन है, फ्रिक्शन तो होता ही है, बट सपोज फ्रिक्शन नहीं है। और साथ ही साथ पिस्टन के ऊपर हमने कुछ बालू के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल रख रखे हैं। अभी बालू के पार्टिकल या सैंड पार्टिकल कहने का मतलब है कि हम बहुत थोड़ा सा वेट इस पिस्टन के ऊपर रख सकते हैं। तो मान लो पार्टिकल बाय पार्टिकल हम ये काम कर रहे हैं। अब देखो पहले स्टेज में क्या करते हैं कि इनिशियली देयर इज ओनली वेट ऑफ पिस्टन प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। शुरू में इस पिस्टन का वेट था तो वो पिस्टन का वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लग रहा है तो वो काम कर रहा है। शुरुआत में यही था, और यही जो दोनों प्रेशर थे इसको अंदर जो गैस है वो बैलेंस किए हुए थी। तो शुरुआत में जब हमने बालू नहीं रखा था तो हमारे पिस्टन के ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पिस्टन का वेट नीचे काम कर रहा था, और इन दोनों प्रेशर को बैलेंस करने के लिए गैस का इंटरनल प्रेशर था जो ऊपर की तरफ काम कर रहा था। अब हमने क्या किया, कुछ सैंड पार्टिकल्स हैं जिसको हमने इसके ऊपर रखने शुरू कर दिए। जब हमने बालू कर रखने शुरू कर दिए एक एक करके, तो इनका वजन भी यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। तो हमारे पास कितना प्रेशर, यहाँ पर इस गैस को कितना प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है, एक तो सैंड जो रखी, जो बालू रखी है उसका वजन, उसके बाद पिस्टन का खुद का वजन, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है उसका वजन। तो बालू के कणों ने पिस्टन के ऊपर इस
इसके दबाव को बढ़ा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, इसकी वजह से हमारी जो गैस है वो कंप्रेस हो रही होगी ना, ऊपर से दबाव बढ़ता जा रहा है तो गैस अंदर से जो प्रेशर लगा रही थी वो कंप्रेस होगी। अब हम क्या करें, किसी समय सोचो कि हमने वो सैंड पार्टिकल जो बालू कण थे उनको हटाना शुरू कर दिया। तो जब आप हटाना शुरू कर दोगे इसका मतलब है कि जो उनका दबाव यहाँ पर भार जो काम कर रहा था वो कम होना शुरू होगा। जब आप सैंड पार्टिकल यहाँ से बाहर हटाना शुरू करोगे तो जो बाहरी तौर पर जो बल लग रहा था, प्रेशर लग रहा था, वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर रिमूव्ड होगा एंड द गैस स्टार्ट टू एक्सपैंड। भाई गैस के ऊपर से, पिस्टन के ऊपर से दबाव बालू कण हटेंगे तो अब गैस जो कंप्रेस हो रही थी अब वो एक्सपैंड होना शुरू करेगी, बट इक्विलिब्रियम रिमेन सेम। सो दिस टाइप ऑफ चेंज, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, इज कॉल्ड द इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। सो जो बालू कण कितना हल्का होता होगा, अब उस एक एक बालू कण को हम जब चाहे रखें तो रखते ही दबाव बढ़ेगा, गैस हम कहेंगे कंप्रेस हुई। फिर हमने बालू कण हटा दिए तो दबाव कम हो गया, तो अंदर की गैस ने उसको कंपनसेट किया, हमने कहा हमारी गैस एक्सपैंड हुई। लेकिन ये सब इतनी लो लेवल पर हो रहा होगा कि हम इसको इनफाइनाइट स्मॉल चेंज कहते हैं, मतलब हद से ज़्यादा छोटे बदलाव शायद जिनको हम देख भी ना पाएँ। अब देखो यहाँ पर लिखा है, सो ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस इन द सिलेंडर बाय एडिंग और रिमूविंग सैंड पार्टिकल द सिस्टम ऑलवेज रिमेन इन द इक्विलिब्रियम एंड सच प्रोसेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल। तो हम तो कहेंगे हमने जब एक सैंड पार्टिकल रखा, एक बालू कण रखा, तो उस बालू कण का कुछ तो वजन रहा होगा, उस वजन के वजह से पिस्टन के ऊपर जो दबाव लग रहे थे वो बढ़ा, गैस कंप्रेस हुई। हम देख नहीं पा रहे हैं कितनी गैस कंप्रेस हुई क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी है। फिर एक बालू कण हट गया तो बालू कण हटने से दबाव कम हुआ, गैस एक्सपैंड हुई। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हम थोड़े से बदलाव बालू कण को रख करके, हटा करके, हम किसी भी समय एक्सपेंशन को कंप्रेशन में और कंप्रेशन को एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कंप्रेशन होना एक डायरेक्शन की बात है तो उसका उल्टा हो रहा है एक्सपेंशन होना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, बाय रिमूविंग द सैंड पार्टिकल्स हम सिस्टम को इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं। लेकिन इस सारी प्रक्रिया के दौरान अगर हम उसके प्रेशर को वैल्यू निकालेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे, ये सारे वेरिएबल निकालेंगे तो इनकी हम एक बिल्कुल सही वैल्यू निकाल पा रहे होंगे। क्योंकि आपको मालूम है एक का दुक्का सैंड पार्टिकल के हटने और हट जाने से और आ जाने से प्रेशर के न्यूमेरिकल वैल्यू में बहुत थोड़ा सा बदलाव हुआ होगा, जिसको कि हम मान सकते हैं प्रैक्टिकली हम कांस्टेंट मान रहे हैं। तो इस तरह के प्रोसेस जो होते हैं जिसमें हम किसी भी समय फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन में आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल प्रोसेस। सो रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंडिकेटर डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जब भी हम सो यहाँ पर एक वर्ड आया है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बेसिकली क्या होता है इंडिकेटर डायग्राम? इंडिकेटर डायग्राम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में खींचा जाने वाला डायग्राम होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जितने भी होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी न किसी इंडिकेटर डायग्राम से। प्रेशर वॉल्यूम के बीच में जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही ये ग्राफ पाओगे। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में ही हम एक एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ प्रेशर और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हम एक वैल्यू इस इंडिकेटर कर्व पर कोई वैल्यू अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब वहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि इक्विलिब्रियम में होता है उसमें P और V और T ये सबकी वैल्यू मालूम चले। इन रिवर्सिबल प्रोसेस द वैल्यू ऑफ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स स्टेट वेरिएबल इज ऑलवेज नोन, या मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल कह लो या स्टेट वेरिएबल कह लो, वो हमेशा मालूम होते हैं। हेंस में रिप्रेजेंट बाय अ पॉइंट ऑन द पीवी डायग्राम। इसी वजह से पीवी डायग्राम पे हमेशा हम उनको एक पॉइंट के फॉर्म में बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज द व्हाई वी आर यूजिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरी डेफिनेशन क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस which is conducted in such that at every stage driving force is infinitely small, greater than the opposing force, and which can be reversed by increasing the opposing force
बाय इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। देखो ये वही चीज़ है जो इससे पहले कहा है, उसी चीज़ को दूसरी तरीके से कहा जा रहा है कि जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस तब होते हैं जब हम एक समय एक बहुत छोटा सा एक ड्राइविंग फोर्स भी हम यहाँ लगा रहे होते हैं, बाहर से हम एक ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं और उसका अपोज करता हुआ एक फोर्स है, लेकिन हमने ड्राइविंग फोर्स को थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दिया। तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दिया तो आप कहोगे कंप्रेशन शुरू हो गया, गैस कंप्रेस हुई, या इस थोड़े से अमाउंट को हटा दिया तो हमने कहा गैस हमारी फिर से एक्सपैंड कर गई। तो आपने क्या कहा कि ड्राइविंग फोर्स इज वेरी स्मॉल या इन्फिनिटली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स एंड विच कैन बी रिवर्स्ड, है ना। इस छोटे से बालू कण को डालने से हटाने के मात्र से ही हम कंप्रेशन और एक्सपेंशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? अ प्रोसेस दैट डज नॉट मीट द कंडीशन ऑफ द रिवर्सिबिलिटी इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वो सारे प्रोसेस जिसमें ये रिवर्सिबल होने की प्रॉपर्टी नहीं होती है उनको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। मतलब ये इन्फिनिटली स्मॉल चेंज वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो वाली नहीं होती, तो उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस विच इज नॉट कैरीड आउट बाय इन्फिनिटली स्मॉल या स्लोली बट कैरीड आउट रैपिडली। बहुत धीरे धीरे तरीके से नहीं होते बल्कि ऑलमोस्ट फास्ट होते हैं। सो इससे क्या होता है? सो दैट द सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ द डायरेक्ट प्रोसेस कैन नॉट बी रिकवर्ड एंड एनी चेंज इन द एक्सटर्नल कंडीशन डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। या तो आप कह दो कि रिवर्सिबिलिटी कंडीशन वहाँ मीट नहीं होती है तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, या कह सकते हो कि ये प्रोसेस ऐसे होते हैं क्योंकि बहुत धीमे धीमे नहीं होते बल्कि काफ़ी तेज़ी से किए जाते हैं, या इनमें एक स्पीड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस दौरान कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं जो कि हम रिकवर नहीं कर सकते, और रिकवर ना होने की वजह से वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जैसे वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर स्टेट पर। तो ऐसे में क्या होता है, हम इंडिकेटर डायग्राम पे उसको ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचा गया है। कोई इनिशियल स्टेज ए है, फाइनल स्टेज बी है। इनिशियल स्टेज में प्रेशर P1 V1 है, यहाँ P2 V2 है। अब आप देखो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कम करते जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। प्रेशर को आप देखो यहाँ पर, यहाँ प्रेशर इतना था और फिर आपने प्रेशर को धीरे धीरे कम करना शुरू किया, प्रेशर को कम करना शुरू किया तो क्या हुआ, पहले वॉल्यूम यहाँ पे कम था, अब वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस प्रोसेस को, इसको हम हटा दें, इसको हम कहेंगे एक्सपेंशन। ये हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो आप P1 से P2 तक आ रहे हो, V1 से V2 तक आ रहे हो, तो इस दौरान एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर उल्टा जाओगे तो ये हमारा कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पर हम स्लोली तरीके से एक्सपेंशन करते हैं और किसी भी स्टेज पर हम प्रेशर, वॉल्यूम की वैल्यू चेंज करके एक्सपेंशन को कंप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वाया इन्फिनिटली स्मॉल स्टेप्स द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन completed and we may go back at any stage। हम किसी भी समय कंप्रेशन से एक्सपेंशन में जा सकते हैं। तो ये इसका मतलब है ये पूरी तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस की निशानियां हैं। Since equilibrium maintain at every stage so we always have state variable। भाई इक्विलिब्रियम तो इस दौरान मेंटेन है ही, इतना स्लोली हम कर रहे हैं इस प्रोसेस को कि इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो हर क्षण इक्विलिब्रियम मेंटेन है। सो इससे क्या होता है कि हमारे स्टेट वेरिएबल हमेशा कैलकुलेशन में आ सकते हैं, दैट में रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ऑन द पीवी कर्व, ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दैट्स वाई रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली में रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ, क्योंकि हम हर समय हम उसके थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट रहती है और उस समय हम उसके स्टेट वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो जैसे हम स्टेट वेरिएबल निकालते हैं हम तुरंत उसको इंडिकेटर डायग्राम में एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाने में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं और इस तरह से हमारा इंडिकेटर डायग्राम बनता है। तो यहाँ से एक बहुत ही की पॉइंट आ गया, वी कांट ड्रॉ
इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हम नहीं ड्रॉ कर सकते भाई। जब हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जैसे स्टेट वेरिएबल मिलेंगी ही नहीं तो हम ड्रॉ कहाँ करेंगे? तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को। तो इसलिए बच्चों समझो कि वाई वी वांट टू स्टडी द रिवर्सिबल प्रोसेस। इसकी कंडीशंस ऐसी है, स्लो होता है और किसी भी समय थोड़े थोड़े बदलाव के साथ होता है। तो आप कहोगे किस तरह के प्रोसेस हम कहाँ पढ़ सकते हैं, आम जीवन में कहाँ होते हैं? ठीक है, आम जीवन में नहीं होते, लेकिन हम मैथमेटिकली जब करना चाहेंगे, हम ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे, तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस को बना सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम बना ही नहीं सकते, ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा जब हमें ड्राइंग, विजुअलाइजेशन की तरफ जाना होता है, देन वी कंसीडर द रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑल्दो दे आर वेरी रेयर इन नेचर, बट स्टिल वी आर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनको हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा देखें, आप देखो, वेन एवर सिस्टम चेंज, अब यहाँ पर हम कुछ स्टेट चेंज की बात करें। अब यहाँ से हम आपको स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। अब हम एक बिल्कुल नए डिस्कशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ हम स्टेट चेंज होता है कोई ऑब्जेक्ट। देखो इस डायग्राम में, देखो आपके पास ये आइस है, बर्फ़ है, आपके हथेली के ऊपर बर्फ़ रखी है, तो बॉडी टेम्परेचर की वजह से हीट मिल रही है इस बर्फ़ को, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बर्फ़ पिघलना शुरू हो रही है, और बर्फ़ पिघलते पिघलते पानी बन जाएगी। तो देखो यहाँ पानी बन गई। तो आप देख रहे हो कि इस आइस को लगातार हीट इसमें जा रही है, और लगातार हीट जाने की वजह से इसका स्टेट चेंज हो रहा है, इसकी स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरह से हीट और किस तरह से वर्क, ये सब कुछ जुड़े होते हैं। तो इनसे जुड़े हुए हमारे पास कुछ नियम हैं, जैसे जूल लॉ है। जूल के शुरुआती काम है जो कि जूल ने परफॉर्म किए थे, और वो एक इंटर रिलेशन ढूंढ रहे थे वर्क में और हीट के बीच में। और हम देखते हैं कि इस तरह का रिलेशन वो पाते भी हैं, और वहाँ पर आपका एक टर्म निकल के आता है जिसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। सो इन द नेक्स्ट डिस्कशन वी विल डिस्कस द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड ऑल्सो द जूल लॉ, जूल एक्सपेरिमेंट। बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक होगा वो अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर।